यस वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके पास जो वीडियो लेकर के आया हूँ इसमें आपको साइटोप्लाज्म के बारे में समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया था। अब आज ये साइटोप्लाज्म के बारे में देख लीजिए। तो जैसे कि आप सेल स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म देख रहे हैं बेटा, तो साइटोप्लाज्म जो है ये सेल के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे ऊपर आपका सेल वॉल, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे? साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है क्या देखने को मिलेंगे आपको? सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। ठीक है, फिलहाल अभी आप साइटोप्लाज्म के बारे में देख लो क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? फ्लूइड कंटेंट और प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ द सेल इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। तो यहां पर इस पॉइंट को आप देख लो तो बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर बताया गया है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है? फ्लूइड कंटेंट। फ्लूइड कंटेंट का मतलब क्या हो गया? यानी कि एक तरल पदार्थ। तो ये तरल पदार्थ यानी कि एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि सेल का ये मेन पार्ट हो गया जो फ्लूइड पार्ट होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है, और इसी के अंदर ही बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं सेल के अंदर। ठीक है, ये सेल के अंदर पाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, यहां पर आप देख लो इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही चीज मैंने आपको समझा दी। यानी कि न्यूक्लियस को आपको छोड़ना है। न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी जो भी तरल पदार्थ पदार्थ जो पाया जा रहा है सेल के अंदर, वो सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म भी यहां पर देखो बच्चों, दो तरह से डिवाइड कर दिया गया साइटोप्लाज्म को। एक है आपका साइटोसोल और दूसरा है आपका सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल का मतलब आप देख लो, यानी कि एक तरह से सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि एक्वस पार्ट, यानी कि जो तरल पदार्थ ही होता है। टोटल ये क्या है? टोटल लिक्विड पार्ट हो गया किसका बेटा? सेल का। सेल के अंदर 90% जो पानी है, जो लिक्विड है, वो क्या है आपका? टोटल वाटर है। वाटर ही होता है। ठीक है, इसी के अंदर ही आप अगर देखो तो वाटर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो साइटोसोल भी ट्रांसपेरेंट हो गया। स्ट्रक्चरलेस ग्राउंड सब्सटेंस इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर इसको हम ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पे जानते हैं। मतलब ये एक तरह से बेस हो गया। क्या हो गया कि ये जो है टोटल एक तरह से इसमें कोई भी संरचना नहीं पाई जाती। टोटल ये लिक्विड पार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक, और सेल के अंदर ही पाया जाता है। तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि साइटोप्लाज्म क्या है? देखा जाए तो दो हिस्सों में बटा हुआ है साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स में। साइटोसोल जो है वो पूरा पूरा लिक्विड पार्ट हो गया, 90% वाटर हो गया इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर। ठीक, अच्छा, अब इसमें सेल ऑर्गेनल्स की बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को देखो, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, उसको आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेल ऑर्गेनल्स को कोशिकांग यानी कि कोशिका का अंग भी कहा जाता है। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वैक्यूल्स भी इसी में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, प्लास्टिड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैं जो आपको बता रहा हूं ये सब क्या है? ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना किस चीज की? सेल की। तो सेल के अलावा जो सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो एक्चुअल में उसी का ही सेल का ही हिस्सा है, पार्ट है, इसलिए इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग फॉर्म यानी कि आकार के होते हैं, ठीक है, शेप और साइज के होते हैं। इनकी संरचना भी यानी कि स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, और साथ ही साथ इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है, यानी कि इनके खुद के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो सेल के अंदर ही ये परफॉर्म करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी हेल्प करते हैं। ठीक, ये सब किसमें पाए जाते हैं? जो अभी मैंने नाम लिया, ये सारी चीजें सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर है यानी कि सेल ऑर्गेनल्स, ये किसमें पाए जा रहे हैं बेटा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर खास तौर से इनको देखा जाता है। प्रोकैरियोट्स में बहुत ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। हम इसलिए ये कहते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं डबल मेम्ब्रेनस या ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसमें जो पॉइंट बताने वाला है साइटोसोल के बारे में, फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या इसके, क्या फंक्शन है, क्या कार्य है इनका। ठीक है, तो साइटोसोल अगर देखें, क्योंकि लिक्विड पार्ट होता है तो इसके अंदर और पाया किसके अंदर जाता है बेटा? ये पाया जाता है सेल के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है जो भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं सारी सेल के अंदर ही हो रही हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं
आप देखो तो स्टोरेज में भी हेल्प करता है, किसका? एमिनो एसिड्स, विटामिन, ग्लूकोज और आयंस। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके कहां स्टोर हो रही है? जाकर के सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, ये स्टोरेज के तौर पे भी, ठीक है, संग्रहित करने में भी हेल्प करता है, स्टोरेज में भी हेल्प करता है। अच्छा, फिर उसके बाद फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, यानी कि एक तरह से ये सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि एक तरह से बनाते हैं। ठीक है ना? तो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, किसके लिए? फैटी एसिड्स में हेल्प करेंगे, इनके बनने में हेल्प करेंगे, एमिनो एसिड्स में बनने में हेल्प करेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स में भी बनने में हेल्प करेंगे। यानी कि ये सिंपलर फॉर्म हो गई। सिंपलर फॉर्म किसकी हो गई? फैट्स की, प्रोटीन की और डीएनए की। ठीक है ना? तो ये तीनों पॉइंट्स आप देख लो, मैंने फिंगर पॉइंट करते हुए आपको बता दिया, इसको ध्यान रखना, दिमाग में फिट रखना। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं लास्ट जो फंक्शन इसमें लिखा गया है, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ये एक तरह से साइट के तौर पर, ठीक है, कौन? साइटोसोल, यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, ठीक, जो साइटोप्लाज्म बनाता है। ठीक, तो वो जो है एक तरह से ग्लाइकोलिसिस में भी हेल्प करता है, यानी कि शुगर को, आप ये कह रहे हो कि ग्लूकोज को तोड़ने में, ठीक है, यही साइट, यही पार्ट जो होता है साइटोसोल यूज होता है, ताकि जो ग्लूकोज है वो सिंपलर फॉर्म में क्या होती चली जाए? ब्रेक डाउन होती चली जाए। और ग्लाइकोलिसिस जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ये यहीं पर ही परफॉर्म होता है सेल के अंदर, इनसाइड द साइटोसोल। ठीक, अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट, ये जो मैंने इसके अंदर बॉक्स में बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि साइटोसोल के अंदर जो प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे, टोटल ट्रांसपेरेंट होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये टोटली क्या होते हैं? आपको ट्रांसपेरेंट होने की वजह से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है, और यही कहीं ना कहीं क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है आपका साइटोस्केलेटन, यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा, साइटो का मतलब हो गया सेल, और स्केलेटन का मतलब आप जानते हो ढांचा, यानी कि एक तरह से सेल को पर्टिकुलर ढांचा प्रोवाइड करता है, कौन? यही प्रोटीन फाइबर्स जो साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और ये पर्टिकुलर क्या प्रोवाइड करेंगे? शेप, किसको? सेल को। और साथ ही साथ जो सेलुलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, यानी कि सेल के अंदर जो सेलुलर मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अमीबा को आपने देखा होगा उसके मूवमेंट वगैरह में, तो उसके अंदर जो साइटोसोल है उसके अंदर जो मूवमेंट कॉज कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा? प्रोटीन फाइबर, जिसको आप साइटोस्केलेटन कहते हैं। और उसी की वजह से जो है आप एमीबॉइड मूवमेंट को भी ऑब्जर्व कर पाते हो। तो कहने का सेंस दो आ गया यहां पर कि साइटोस्केलेटन जो साइटोसोल के अंदर पाया जाता है वो प्रोटीन ही होते हैं, और ये कहीं ना कहीं शेप के साथ साथ मूवमेंट को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कराता है किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक है, तो आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स में जरूर लिखें क्या आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, मुझे उससे अच्छा ही लगेगा। कोई भी आपको कंप्लेंट वगैरह है या कुछ भी है, या कुछ भी आप और अच्छा चाहते हो, तो वो भी अपने सजेशन जरूर दें। ठीक है, आप लोग बताएं। और उसके बाद जो मैं टॉपिक आपको अब जो डिटेल में करने वाला हूं, वो सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, उनके बारे में बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपको फिर न्यूक्लियस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको फिर मिलता हूं, जल्दी मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।